रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन मैं गांव में आया हुआ था तो मटर के खेत से ही वीडियो बना रहा हूं क्योंकि जो सिलसिला है क्राइम स्टोरीज़ का वो टूटना नहीं चाहिए। और दोस्तों, समाज में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि तरह तरीके की ऐसी कहानियाँ हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको सुनाई हैं जिसमें इंसान को यकीन नहीं होता है कि क्या ये सच है या फिर बस बनावटी कहानियाँ हैं। इसलिए मैं विथ प्रूफ आपके साथ में बात करता हूं कि जो भी कहानियां होती हैं वो सच्ची होती हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों मुझे कुछ इस तरीके के कमेंट्स मिले और जिन कमेंट्स में लोगों ने कहा कि इस तरीके की जो कहानियां होती हैं ये स्क्रिप्टेड कहानियां होती हैं। लेकिन पिछले कुछ वीडियो से मैंने विथ प्रूफ आपके साथ में कहानी का सिलसिला शुरू किया है। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊँगा, इस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग वाकई हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना शहर जिसको उन्नाव के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसी उन्नाव के अंतर्गत एक थाना आता है, मोरबा थाना। और इसी मोरबा थाने के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जिसको बोला जाता है ब्रंगपालगंज। ये जो ब्रंगपालगंज है, इसी ब्रंगपालगंज में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो विदा प्रकाश हैं, उनका एक बेटा है जिसका नाम बेचेलाल है, पेशे से पेंटर है। इनकी बेचेलाल की एक पत्नी है जिनका नाम रेखा है और इनके 2 बच्चे हैं। पूरा ही परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। बेचेलाल जिनके परिवार में ज़्यादा पैसे तो नहीं थे लेकिन खुशियाँ भरपूर थीं। पत्नी के साथ में भी भरपूर प्यार था, बच्चों के साथ में भी भरपूर प्यार था। बेचेलाल जो कुछ भी पैसे कमाते थे वो पैसे कमा कर अपनी पत्नी के हाथ पे रख दिया करते थे और उन्हीं पैसों से इस परिवार का भरण पोषण हो रहा था। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। सारी ही चीज़ें बढ़िया थीं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आती है 2 जून साल 2024। और इस 2 जून साल 2024 को अचानक से सुबह सुबह के वक्त जो बेचेलाल की पत्नी होती है जिसका नाम रेखा होता है, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। अब रेखा जब इस तरीके से चीख रही होती है तो इसकी आवाज़ सुनकर इसके जो दोनों बच्चे होते हैं वो बच्चे भी उठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में मोहल्ले वालों को ये आभास होता है कि बच्चे भी बहुत ज़ोरों से रोने लगते हैं। अब बच्चे भी रो रहे हैं, रेखा भी रो रही है। इस घर में ऐसा क्या हो गया, किसी को समझ नहीं आ रहा है। लिहाजा जो बेचेलाल के पिता होते हैं जिनका नाम विद प्रसाद होता है और जो विदा प्रसाद होते हैं, भागते हैं छत के ऊपर, क्योंकि बेचेलाल अपनी पत्नी रेखा और अपने 2 बच्चों के साथ में, जून का महीना था चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो बेचेलाल अपनी पत्नी रेखा के साथ में और दोनों बच्चों के साथ में छत पे ही सोया हुआ था। इसलिए जो विदा प्रसाद होते हैं अब ये नीचे से छत के ऊपर भागते हैं कि क्या हो गया। देखते ही देखते जो पूरे मोहल्ले के लोग होते हैं ये इस बेचेलाल के घर में आ जाते हैं और सारे ही सारे लोग छत की तरफ भागते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये लोग छत के ऊपर पहुँचते हैं और सामने का जो दृश्य होता है उसे देखने के बाद में सबकी रूह काँप जाती है। क्योंकि सामने जो दृश्य था, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस घर के अंदर ऐसा कुछ हो गया होगा। क्योंकि जो बेचेलाल थे उनका शव जो था वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उनकी गर्दन पर किसी ने फरसे से वार किया था। एक के बाद एक कई सारे वार किए थे। जिस्म पर चोटों के निशान साफ दिखाई पड़ रहे थे और उनका जो जिस्म था ज़ख्मों से छलने हुआ पड़ा था और देखने से ही ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद बेचेलाल की जो ज़िंदगी है वो समाप्त हो चुकी है। अब इस तरीके का मंजर देखकर हर कोई सिहर उठाता। वहीं से कोई व्यक्ति तुरंत मोरबा थाने में फ़ोन कर देता है कि साहब इस तरीके से जो ब्रंगपालगंज है, उस ब्रंगपालगंज में बेचेलाल जो पेशे से पेंटर हैं, उनकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। जब इस तरीके की चीज़ें मोरबा थाने के पुलिस अधिकारी होते हैं, उन्हें जब ये चीज़ें पता चलती हैं, तुरंत अपनी टीम को लेते हैं, गाड़ी उठाते हैं। डॉग स्क्वाड की टीम, SFL की टीम सारी ली जाती हैं और मौके पर पहुँचते हैं। जो डेड बॉडी होती है उसकी बहुत ही बारीकी से समीक्षा करते हैं। क्योंकि जब पुलिस वाले पहुंचे थे तो उस घर के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी। लेकिन पुलिस को देखने के बाद में वहाँ जो कुछ लोग थे वो धीरे धीरे छटना शुरू हो जाते हैं। पुलिस जो थी उस पूरे घटना स्थल को बहुत ही बारीकी से चेक करने के बाद में डेड बॉडी का पंचनामा करती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इधर पुलिस जो पत्नी रेखा ऊपर छत पे ही अपने पति के साथ में सोई हुई थी उससे पूछताछ करती है कि क्या कुछ हुआ था। तो जो पत्नी होती है बेचेलाल की, जिसका नाम रेखा होता है, वो कहती है कि शाम का खाना खाने के बाद में मेरे पति बेचेलाल ने मुझसे कहा था कि घर के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लाइट भी है नहीं, तो क्यों ना हम लोग छत के ऊपर ही सो जाए। अब पति ने जब कहा तो हम लोग बिस्तर लेकर छत के ऊपर आ गए। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास हम सब लोग सोए थे।
रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास हम सब लोग खाना वाना खाकर बातें शातें कर सो गए। लेकिन तकरीबन सुबह के 7 बजे के आसपास रेखा बताती है कि जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि जो मेरे पति बेचेलाल हैं उनकी किसी ने गला रेत कर हत्या कर दी है और जिस्म पर और भी जगह चोटों के निशान थे। अब इस तरीके की जब बातें रेखा पुलिस को बताती है तो पुलिस को बड़ा हैरानी होती है। पुलिस रेखा से ये भी पूछने की कोशिश करती है कि ठीक है, तुम जब यहाँ पर सोए थे तो तुम्हारे पति की हत्या कर दी गई, लेकिन जिस समय हत्या की गई थी क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हुई कि तुम्हारे पति की यहाँ पर हत्या कर दी गई है? तो जो रेखा होती है ये पुलिस को अलग अलग तरीके की बातें बताती है। बच्चों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो भी पुलिस को यही बताते हैं कि साहब हम तो सो गए थे और जब हम सुबह उठे तो माँ चीख रही थी और माँ के चीखने की आवाज़ सुनकर हमारी आँख खुली तो देखा क्या है, जो पिता बेचेलाल हैं उनकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है। उसके बाद में जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं वो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी आते हैं, मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। उसके बाद में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद में ये इंतज़ार कर रहे थे कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आए, लेकिन दोस्तों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ था नहीं कि जिसका इंतज़ार इस मर्डर की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए किया जाता, क्योंकि साफ ये देखने को मिल रहा था कि बेचेलाल की गला रेत कर हत्या की गई है और उनके जिस्म पर चोटों के निशान साफ दिखाई पड़ रहे हैं। और हैरानी की बात यह थी कि जो बेचेलाल के 2 बच्चे और उनकी पत्नी जो बगल में ही सोए हुए थे उनको कानो कान खबर भी नहीं हुई। लिहाजा पुलिस वाले अब जो बेचेलाल के पिता होते हैं बिदा प्रसाद, उनसे पूछताछ करते हैं और बिदा प्रसाद से पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे बेचेलाल की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, हाल फिलहाल में उनसे कोई किसी का कोई झगड़ा हुआ था या फिर किसी से कोई पैसों का लेन देन या फिर किसी से कोई प्रॉपर्टी का विवाद? लेकिन जो बिदा प्रसाद होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमारा बेटा तो बहुत ही निहायत ही सीधा व्यक्ति था, उसका ना कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ, वो बस अपनी पेंट्री का काम करता था, सुबह निकल जाता था, शाम को घर लौट के आता था और उसका ना किसी से कोई झगड़ा, ना किसी से कोई लेन देन, ना कोई घर का कलेश। लिहाजा जो पिता के बयान होते हैं ये पुलिस वाले दर्ज करते हैं। उसके बाद में जो बेचेलाल की पत्नी होती है रेखा, उसके बयान भी दर्ज कर लिए जाते हैं और पुलिस जो थी इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए अब आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करती है। लेकिन दोस्तों आस पड़ोस के जो लोग होते हैं ये भी पुलिस से बस इतना ही कहते हैं कि साहब सुबह जब हमें इस घर से चीखने की आवाज़ें आई तब हम इस घर की तरफ को भागे, रात में इस घर के अंदर क्या कुछ हुआ है इस बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। अच्छा, मोहल्ले पड़ोस के लोगों से पुलिस वाले ये भी पूछते हैं कि रात के समय तुमने किसी अज्ञात व्यक्ति को यहाँ पर आते देखा या फिर यहाँ से किसी को जाते देखा? लेकिन जो मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि साहब 10 बजे के आसपास गांव के अंदर सोते पड़ जाते हैं। शहर के अंदर अमूमन 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, लेकिन गांव के अंदर 9 से 10 बजे का जो समय होता है ये सो जाने का होता है। गलियां सुनसान हो जाती हैं, तो साहब हमने किसी को नहीं देखा। अब पुलिस वाले बड़ा परेशान, ना कोई दुश्मनी का एंगल है और ना पिता बता रहे हैं कि कोई घर में कलेश था, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना कोई चोरी डकैती का मामला, क्योंकि छत के ऊपर ही कोई व्यक्ति आया और हत्या करके चला गया। लिहाजा पुलिस वाले अब पूरे मामले में थोड़ा सा सतर्क होते हैं। डॉग स्क्वाड, SFL टीम और टेक्निकल टीमों का सहारा लेते हैं। और दोस्तों जब टेक्निकल टीमों का सहारा लिया जाता है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस ये चेक करने की कोशिश करती है कि इस पूरे एरिया के अंदर ऐसा कोई नंबर जो संदिग्ध हो, जो पहली या फिर कभी कभार एक्टिव हुआ हो, ऐसे नंबर को ज़ीरो इन किया जाए। अब जितने भी नंबर उस इलाके में एक्टिव होते हैं उन सारे ही नंबर्स को पुलिस वाले आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में ज़ीरो इन करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों पुलिस वाले जब ज़ीरो इन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक नंबर जो कि अननोन था वो दिखाई पड़ता है। जब ये नंबर पुलिस वालों को दिखाई पड़ता है तो पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये नंबर किसका है। जब नंबर के बारे में पता चलता है तो पता चलता है कि रायबरेली के बछरावा थाने के एक गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम संजय कुमार है, ये नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। लिहाजा पुलिस वाले अब पता निकालते निकालते रायबरेली के बछरावा पहुंचते हैं और वहां से संजय राय को गिरफ्तार करते हैं। इससे पूछते हैं कि तुम्हारा नंबर उस रात में उस जगह पर क्यों एक्टिव था, और जबकि वहीं पर एक हत्या की गई है। लिहाजा जो संजय राय होता है पुलिस को गुमराह करने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि संजय राय जो था वो उस रात वहाँ पर ज़रूर मौजूद था। इसलिए पुलिस संजय राय को अरेस्ट करने के बाद में पुलिस थाने लेके आती है। और पुलिस थाने लाने के बाद में जब संजय राय से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो संजय राय पुलिस को तमाम तरीके से घुमाने की भरपूर कोशिश कर लेता है। पुलिस को तमाम तरीके से घुमाता है जो उसके बस का था, क्योंकि कोई पेशेवर कातिल तो था नहीं। लिहाजा थोड़ी सख्ती के बाद में ये टूट जाता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है उस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान था, क्योंकि संजय राय जो कहानी पुलिस को सुनाता है उस कहानी के आधार पर पुलिस जो बेचेलाल की पत्नी रेखा होती है उस रेखा को भी अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में उसे पुलिस थाने लेके आती है।
अब संजय राय और बेचेलाल की पत्नी रेखा, इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में और संजय राय और रेखा से पूछताछ की जाती है। थोड़ी देर तो ये लोग घुमाने की भरपूर कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जो संजय राय था ये कहीं ना कहीं पुलिस के सामने पहले ही टूट चुका था और इस बारे में रेखा को बिल्कुल भी नहीं पता था। लिहाजा रेखा और संजय कुमार अब दोनों जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी के हिसाब से रेखा की शादी बेचेलाल से अब से तकरीबन 6 साल पहले हुई थी और शादी के बाद में जो रेखा थी ये बेचेलाल के साथ में एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रही थी। सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से, बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। जो बेचेलाल था अपनी पत्नी रेखा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था और इस बीच में इनको एक बेटा भी हो जाता है। जब बेटा होता है तो उसके बाद में परिवार के अंदर थोड़ी और ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं। थोड़े समय के बाद में इनको एक बेटी भी हो जाती है। बेचेलाल और रेखा की 2 बच्चे हो चुके थे, एक बेटा और बेटी। परिवार मुकम्मल हो चुका था, पूरा हो चुका था, परिवार में खुशियाँ थीं। लेकिन इसी बीच में जो रेखा थी इसकी ऑनलाइन तरीके से मुलाकात रायबरेली के बछराबा में रहने वाले संजय कुमार से हो जाती है। संजय कुमार से बातचीत होती है, हाय हेलो होती है। उसके बाद में धीरे धीरे दोस्ती होती है। दोस्ती जो थी वो धीरे धीरे प्यार में बदलती है और प्यार जो था दोस्तों वो अवैध संबंधों में बदल जाता है। अब एक बार जब इन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते बन जाते हैं तो उसके बाद मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूँ हमेशा कि आजकल की जो मोहब्बत होती है इसमें लोग जिस्मों के भूखे होते हैं और इसी तरीके से जो रेखा थी और संजय कुमार था ये दोनों एक दूसरे से अपनी नीड्स पूरी करने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने लगते हैं। आए दिन इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने लगते हैं और एक बार जब ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन ये सारी चीज़ें बेचेलाल के पीठ पीछे हो रही थी। बेचेलाल को इन किसी भी चीज़ के बारे में कोई ख़बर नहीं थी। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि छुपाए छुप नहीं पाती। एक कहावत ये भी है कि बिल्ली भले ही आंखें मूंद कर दूध पिए, लेकिन वो सोचती है कि अंधेरा है, लेकिन समाज के सामने वो बिल्ली साफ दिख रही होती है। इसी तरीके से रेखा और संजय कुमार अपने जो जिस्मानी ताल्लुकात थे उसको कायम कर रहे थे और एक दिन बेचेलाल को इसकी खबर लग जाती है। बेचेलाल को जब खबर लगती है कि उसकी पत्नी जो है पीठ पीछे अपने प्रेमी संजय कुमार के साथ में नाजायज़ ताल्लुकात बना रही है तो वो अपनी पत्नी से इस बारे में विरोध करता है, बात करता है। पत्नी जो थी साफ तौर से इनकार कर देती है। लेकिन बेचेलाल को पक्का कन्फर्म था कि उसकी पत्नी जो है गलत रास्ते पे चल रही है, इसलिए बेचेलाल अब अपनी पत्नी पर निगाह रखना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों जब वो निगाह रखना शुरू करता है तो एक दिन वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लेता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई कर देता है और उस पर नज़र रखने लगता है। उसको बाहर जाना आना उसका बंद कर देता है। जब उसका बाहर आना जाना बंद कर देता है तो रेखा की मुलाकात जो थी संजय कुमार से होना बंद हो गई थी। लिहाजा अब रेखा जो थी संजय कुमार को किसी दिन अकेले में फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में कहती है कि तुम अगर मुझसे शादी करना चाहते हो, वाकई में अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो जो मेरा पति बेचेलाल है उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें जब संजय कुमार से उसकी प्रेमिका रेखा बोलती है तो संजय कुमार भी तैयार हो जाता है। उसके बाद में प्लान के मुताबिक 2 जून साल 2024 को जब बेचेलाल अपनी पत्नी रेखा और अपने 2 बच्चों के साथ में छत पे सोया हुआ था, उसी समय संजय कुमार बताए हुए तरीके से सही समय पर जब वो सो जाता है, रेखा ने बताया था सारी रेखा ने की थी, वो वहाँ पर पहुँच जाता है और सबसे पहले सोते हुए उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा जाता है। फिर फरसे से वार कर उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद में वहाँ से 9-11 हो जाता है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ब्लाइंड मर्डर किया गया था, इन लोगों को लग रहा था कि हमारी साजिश प्रॉपर है, लेकिन पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर ही अंदर इस पूरे केस का खुलासा कर दिया। बहरहाल दोस्तों एक ऐसी महिला थी जिसने अपने हाथों से अपने परिवार उजाड़ लिया। आप लोग ऐसी महिला के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें क्राइम स्टोरी सच्ची होती हैं भाइयों, याद करो, मनोहर कहानियाँ, सत्य कथा, काफ़ी मैगजीन आती थी, सावधान इंडिया, ये नाम है इनका, शील निधि, बहुत शुक्रिया आपका शील निधि जी। रिजवान अंसारी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस कहानी, तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। सतबीर लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो भैया बहुत शुक्रिया। सोहन लाल सेतिया हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी है, तो सोहन लाल सेतिया जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में नक्षत्र सिंह हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, ये सब गलत संगति का ही असर है, माँ बाप को अपने बच्चों की गलत संगति से बचाए रखना चाहिए। नक्षत्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं राम राम मलिक भाई, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, मैं धीरज सिंह मथुरा से कहानी सुनता हूं, तो धीरज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान है, लिखते हैं भाई आपकी कहानी सच्ची होती है, एक खान जी आपका बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शावेज भाई सलाम वालेकुम, रिश्ता ऐसा नहीं जो बचा ना हो, कलंकित ना हुआ हो, तो राजपुरा खबरनामा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। MR सुशील एडिट्स करके आइडिया लिखते हैं
यानी मिस्टर सुशील एडिट्स करके आइडिया लिखते हैं। मलिक भाई राम राम, मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ, वीडियो अच्छी रहती है और स्टोरी भी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। मैं सुशील मौर्य अयोध्या यूपी से हूँ। तो भाई सुशील मौर्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सिद्दीक अहमद लिखते हैं, भाई तुम्हारी कहानियाँ अपने पराए सभी सुनते हैं, सबका सुनाने का अंदाज़ भी अलग है और सुनने वालों को तुमने। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है डॉक्टर सिद्दीक का है और ये लिखते हैं, भाई तुम्हारी कहानियाँ अपने और पराए सभी सुनते हैं, सबका सुनने का अंदाज़ अलग अलग होता है, सुनाने वालों में तुम सच्ची कहानियाँ, सुनने वालों की कतार बढ़ती जा रही है, मुबारक हो। यानी हमारी कहानियों में जो सच्ची कहानियाँ सुनने वाले हैं उनकी कतार बढ़ती जा रही है, ऐसा कहना है डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब का। तो डॉक्टर सिद्दीक अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया। जिबैश अंसारी हैं, लिखते हैं, शाबिज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी कहानियाँ अच्छी लगी। जिबैश अंसारी फ्रॉम पीलीभीत। तो जिबैश अंसारी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला कमेंट्स है सलमान बेग का, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी बताने का अंदाज़ माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा है और ऐसे ही कहानी बताते रहिए, अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। मैं अबू धाबी से आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ। तो सलमान बेग जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असलम अंसारी हैं, लिखते हैं, जूही गुलाब पति असलम स्टोरी आपकी अच्छी होती हैं और भाई अस्सलाम वालेकुम। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया असलम जी। प्रियंका सिंह हैं, लिखती हैं, भाई भैया आप सही कहते हैं, दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जो कलंकित ना हुआ हो। भैया आपकी कहानियाँ बिल्कुल सच्ची होती हैं। प्रियंका सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, आपकी जो कहानियाँ आती हैं बहुत ही सुंदर और अच्छी होती हैं, कहानी जो बहुत इंटरेस्ट आता है, मैं आपको सुनता हूँ हमीरपुर यूपी से। तो जयप्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह हैं, आगे लिखती हैं, भैया मैं पहले प्रखर ठाकुर जी को सुनती थी, लेकिन अचानक से एक दिन आपका चैनल दिख गया और आपका जो सुनाने का अंदाज़ और समझाने का जो तरीका है ये बहुत अच्छा है, जब से आपको ही सुनती हूँ। प्रियंका सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। देव कुमार हैं, लिखते हैं, टू गुड डे। तो देव कुमार जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। प्रमोद राजपूत हैं, लिखते हैं, राम राम भैया, मैं राजपूत प्रमोद हिमाचल प्रदेश सिमरौर राजगढ़ से रोज़ आपकी कहानी सुनता हूं। तो प्रमोद राजपूत जी आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, आपकी बात सही है, अल्लाह आपको अच्छा रखे। हसीबुल अंसारी सीतापुर सदौली से और दुबई में रहकर आपकी कहानी सुनता हूँ। तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दी वेस्टर्न लिखते हैं, यहाँ सारी स्टोरीज़ ट्रू ही होती हैं, वेल रिसर्चेज होती हैं, मैंने खुद वेरीफाई किया है, तब से ही शाबिज़ भाई का फ़ैन हो गया हूँ। तो दी वेस्टर जी आपका शुक्रिया। राजेंद्र कुमार रोज़ बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं और लिखते हैं, गुलिस्तनाज इनकी पत्नी है, दोनों सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। किंग कोहली करके आइडिया लिखते हैं, क्या क्या हो रहा है दुनिया में और क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे, मैं यूपी के सीतापुर से सुन रहा हूँ आपकी स्टोरी। तो किंग कोहली जी आपका बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी दोनों पति पत्नी कहानी सुनते हैं बुलंदशहर से, आपका बहुत शुक्रिया। असलम है, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, इनकी पत्नी जूही गुलाब हैं, बॉर्डर वाली नैया टोला वार्ड नंबर 9 बिहार अररिया ज़िले से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं, मलिक भाई कहानी अच्छी है, एक कहानी मेरठ की भी है और उसमें सुना दिया गया 5 मर्डर हुए हैं, 3 बच्चे, 2 माँ बाप, मर्डर कर दिया गया है। 2 दिन से आपको कमेंट्स कर रहा हूँ, आप मेरी कमेंट्स नहीं पढ़ते। तो जावेद अंसारी जी, हो सकता है कि आपने पहली वाली वीडियोस पे कमेंट्स किया हो, रिसेंट वीडियो पे आप कोई भी कमेंट्स करेंगे मैं मिस नहीं करूँगा। आपकी कोई कहानी गलत नहीं होती, जो भी कहानी सुनते हैं सब सही होती हैं, लेकिन कोई मानेगा नहीं, आप नहीं मानते तो ना माने, ऑनलाइन सर्च कर सकता है, आपका कहानी 100% सही है, रह रहा है शिवम सिंह। तो शिवम सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को मटर का खेत दिखाया था, अपनी ही मटर है, अपने ही तो गांव में आया हुआ था, तो सोचा यहीं ज़मीन से जुड़ के आप लोगों को कहानी सुनाऊं। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।